वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम तहरीक की और ख़ास तौर पे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले होंगे और फरवरी में होंगे। हुकूमत ने चूँकि एक प्रपोज़ल पेश किया है कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए ये इंतखाबात होने चाहिए, ताकि सेनेट इंतखाबात में कहा जाता है कि सबसे महंगे तरीन इंतखाबात होते हैं और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि इस इंतखाब में इन इलेक्शंस में पैसा चलता है और इस चीज़ को और जो वफ़ादारियाँ तब्दील की जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर आइनी तौर पे तरमीम हो जाती है और शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वोटिंग होती है। तो इसमें धांधली का इल्ज़ाम, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। अदिल साहब, अभी चूँकि इस पे तरमीम होगी, थोड़ा सा कानूनी मामला है, आइनी मामला है, पेचीदा ज़रूर है, लेकिन एक आइडिया है। एक वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक प्रपोज़ल दिया गया, उसने उसको सेकंड किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे वर्कआउट करना चाहिए। अपोजिशन ये कह रही है कि तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, वोट आप सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही करें। आपको लगता है या आपकी बात हुई ऐवान बाला में किसी से, हुकूमती तर्जमान से, कि वाकई में हम इस पे कामयाब हो जाएंगे और फरवरी में शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मिर्ज़ा साहब की 2-3 चीज़ें करेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ कि फैक्चुअली गलत हैं। नंबर एक तो सीनियर तजज़ियाकार ने एहसास प्रोग्राम को पूरा मेरे ख्याल से स्टडी नहीं किया। इन्होंने एहसास प्रोग्राम पे ये स्टेटमेंट दी कि हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं और हम उनकी कोई वो मदद नहीं कर रहे कि वो खुद कमा सकें। देखिए, एहसास एक बड़ा बहुत ब्रॉडर प्रोग्राम है। ये सिर्फ वो इनकम सपोर्ट नहीं है। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात की। जी जी। तो वो जो इनकम सपोर्ट बेनज़ीर का था, उसमें हम सब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि 8.5 लाख लोग जो है जाली घुसाए हुए थे, सियासी तौर पे घुसाए हुए थे। उसमें ऐसा भी था कि अफसरान जो है वो पैसे ले रहे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के, जो कि गरीबों का हक़ है। तो उनको फ़ारिग किया गया। फिर उसके अलावा इस एहसास प्रोग्राम का जब दायरा कार बढ़ाया गया, इसमें एहसास कफ़ालत है। सही। एहसास कफ़ालत का मतलब जो इन्होंने बात की कि लोगों को भिखारी बना रहे हैं, वो भिखारी नहीं बना रहे। एहसास कफ़ालत का मतलब ये है कि गाँव में, कोई गाँव देहात में कोई फैमिली जो है वो अगर उनको जानवरों की ज़रूरत है, कैटल की, गायें, भैंसें, बकरियाँ, ठीक है, तो वो उनको दिला सकते हैं। फिर शहरों में अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसको उस रिक्शा जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत मिल जाए उनको, या कोई वेंडर है जो रेडी वगैरह लगाता है, तो छोटा कारोबार जो है वो इसका हिस्सा है। ठीक हो गया, करेक्शन हो गई। ठीक, तो इसमें ना सिर्फ वो भिखारी बनाने वाले, बल्कि इसमें पूरा कंप्लीट लोगों को सपोर्ट करने का एक पूरा, ठीक, अच्छी बात है। तो ये एक पूरा स्टडी करने की ज़रूरत है। इसको बड़ा प्रोग्राम। ठीक है। दूसरा, मेरे ख्याल से चीनी के शायद गलत रेट इन्होंने बताए। यही माजी की हुकूमतें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि चीनी जो है वो 140 रुपए किलो पे भी पहुंची थी। मैं तो मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं तो मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं। और कभी भी जब हमने हुकूमत बात लंबी हो जाएगी, हमने हुकूमत छोड़ी, तो आपने अगर 20 रुपए महंगी की तो 10 रुपए सस्ती की ना। आप 20 रुपए ही सस्ती करते। ये 45 रुपए कहीं जब हुकूमत आई तो कोई चीनी 45 रुपए कहीं भी नहीं थी। उसको मैं अभी देखो खुद करेक्ट कर, ठीक है ना, करेक्शन तो हुई ना, अच्छी बात है। 10 रुपए ऊपर गए, शायद थोड़ी देर बाद ये 10 रुपए और ऊपर वैसा भी कुछ नहीं है। मेरी बात या कह रहे तो बात कर रहे हैं। एग्जांपल आपने मैंने आपकी बात सुनी। हाँ, मैंने आपकी बात के, ठीक है, बात लंबी जी। अदिल, आप अपनी बारी में फिर, ठीक है अदिल भाई, जल्दी, चूंकि मैंने नॉन लीग की तरफ भी जाना है। तो वो चीनी का जो है उस दौर में भी ये कीमतें ऊपर गई। माफियाज चीनी की सबसे ज़्यादा मिलें जो है वो सिंध में आसिफ जरदारी साहब की और उनके ग्रुप की हैं। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की जो है वो पंजाब में। इसी तरह KPK में सैफुल्लाह ब्रदर्स और इनके जो जहांगीर तरीन साहब की भी हैं सर, वो भी हैं। जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं ना। देखें, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि 17 मिलें एक तरफ, 30 मिले हैं जिन ग्रुपों की उनका नाम नहीं लिया जाता। ठीक है। जिसकी 3 मिले हैं उसको सबसे बड़ा माफिया कहा जाता है। 3 मिलों का माफिया, 300 मिलों में भारी है। आप प्लीज देखें, मुझे बोलने दें। चलो क्विकली में बोल लीजिए। चलो ठीक है, क्विकली मैं आपकी गलत फिगर्स को ठीक, चलो ठीक है, करेक्शन आ गई। आज आखिरी पॉइंट में मुझे चीमा साहब की तरफ जाना जी। ठीक है, वो उस 3 मिलों वाले को तो माफिया कहा जाता है, लेकिन जहाँ 17 मिले और 30 मिले हैं जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान की, उनका नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, ये हो गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो अपने वजीरों को भी निकालती है इल्जामात पे, जो अपने सिटिंग MPs को निकालती है सेनेट के अंदर बिकने पर, जो है नैब वजीरों को अरेस्ट करते हैं तो वो पहले इस्तीफ़ा देते हैं और जवाब देते हैं, कोई उस पर पार्टी डिफेंड नहीं करती। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी में कोई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आए, लेकिन कोई बात अगर उन पे आई तो उनको अलहदा किया गया। ठीक है, अच्छा एकदम। देखिए, ये वो स्टेप्स हैं
कि इन माफियाज को पहली दफा किसी ने हिम्मत की उनको हाथ लगाने की, वरना पहले तो कोई नहीं हिम्मत करता था। ठीक बात है, इसलिए नहीं करता था कि अपनी मिले सबकी। सही। सेनेट पे आ जाए, सेनेट पे आपको लगता है कि शो ऑफ हैंड्स के लिए होंगे इलेक्शन? देखें, सेनेट इंतखाबात इस मुल्क में जब से होते हुए आ रहे हैं और हमेशा हमने यही सुना है कि सेनेट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती है और एक्चुअली और फैक्चुअली भी लोग जो हैं वो सीटें खरीदते हैं और इसी तरह के सेनेटर आके बनते हैं पैसे देकर। अच्छा, जिनकी हुकूमतें होती हैं उनके इख्तियार में होता है कि वो ये निज़ाम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आज तक नहीं किया गया। सही। जो हुकूमत होती है उसके हक में ये बात है कि वो निज़ाम को ठीक ना करें। उनके पास हुकूमती पावर्स भी हैं, उनके पास जो है मराहत देने के पैकेजेस भी वो दे सकते हैं, वो अपनी सीटें ज़्यादा जो है वो सीटें ले सकते हैं सेनेट में। लेकिन आप ये क्रेडिट दें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, कि उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और कहा कि बदउनवानी को ख़त्म किया जाए। देखें, ये 11 जमाती सर्कस जो लगा हुआ है, सही, जो 2013 के इलेक्शंस में जब तहरीक इंसाफ ने धांधली पर उस इन्वेस्टिगेशन की बात की तो ये सारे पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हुए हुए थे। ठीक है। आज 2018 के इलेक्शन में ये सर्कस लगाए बैठे हैं कि 18 में धांधली हुई है, कमीशन में कोई एक अपनी कंप्लेंट लेके नहीं गए। ये इलेक्शंस पे तो धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं सेनेट में होनी चाहिए। सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग बेशक हो, सेनेट में शो ऑफ हैंड्स ना हो। शो ऑफ हैंड से क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि कौन किसको वोट दे रहा है। दिल साहब, इसमें मुस्लिम लीग नून का मौका भी ले लेते हैं। होता है या नहीं होता, ये मुमकिन होता है या नहीं होता, आईनी तरमीम से होगा या किसी के सवाबदीद से हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मैंने दिल साहब, अब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। इनको चाहिए कि सेनेट में भी जो है धांधली। ठीक है, ठीक है। चीमा साहब दिल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा इकदाम है, शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए अगर आईनी तरमीम हो जाती है, इलेक्शंस होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन ख़रीदता है और कौन बिकता है सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप चीमा साहब? चीमा साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो कोशिश करेंगे हम चीमा साहब से दोबारा रब्ता हमारा हो सके। बेग साहब, एक तो अदील साहब ने जो बातें की वो, और ख़ास तौर पे शो ऑफ हैंड्स का जो मामला है, अच्छा इकदाम है। पता चल जाएगा अगर आइन इजाज़त देता है, उसमें तरमीम पॉसिबल है तो ठीक है ना। उसमें पता ही नहीं है, मैंने अगर किसी से पैसे लिए या मैं किसी की फेवर करूंगा तो सामने हाथ खड़े करके मैं अगर PTI या किसी गवर्नमेंट को वोट दूंगा तो पता चल जाएगा। अच्छा इकदाम नहीं है? ज़फ़ीर, देखें बज़ाहिर ये वाकई बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर इस इकदाम के पीछे अच्छी नीयत भी हो। ठीक, आपको पता है SEM PDM हो या दूसरी सियासी जमातें हों या इस मुल्क की आम आवाम हो, उसको भी पता है कि जब ये फैसले होते हैं बैकडोर में कहीं और होते हैं। सही। इसमें आम आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि शो ऑफ हैंड आप शो करके कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। बात यह है कि असल फैसला उस क़ुव्वत का ही होगा या होता है या अभी तक जो दिखता है कि जो पसे पर्दा रह के काम कर रही हैं। सही। तो उसमें जिस तरह खान साहब पे इल्ज़ाम आ रहे हैं और बात हो रही है कि जनाब ये इलेक्टेड इन सिलेक्टेड हैं और इनके पीछे पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके होते हुए कोई भी फैसला हो जाए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको फेयर और बेहतरीन अंदाज में, मौसर अंदाज में आगे लिया जाओ, वाकई नियत के साथ काम किया जाए तो बहुत अच्छा तरीका। ठीक है, अच्छा तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, प्राइम मिनिस्टर तो ये बात कह चुके हैं, उनको क्रेडिट दें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात 2023 के वाले से आप करें, आप लेके आएँ, अपने प्रपोजल सामने रखें, जॉइंट सेशंस बुलाएं, आएँ आप सेशंस में बैठें, बात करें, अपने प्रपोजल दें कि 2023 में जो इलेक्शन हैं वो मज़ीद किस तरह हम शफाफ बना सकते हैं। 2018 के वाले से इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन अब तक के करार दिए थे। 2023 में मज़ीद इस पर हो सकता है, RTS सिस्टम बेहतर हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। तो अपोजिशन ख़ासतौर पर ये जो 11 जमाती इत्तेहाद है PDM के नाम से, तो ये लोग क्यों संजीदा नहीं हो रहे हैं? वो दें अपने प्रपोजल वज़ीर-ए-आज़म को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इमरान खान साहब की हुकूमत का या उनका एक अच्छा इकदाम है, लेकिन मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको इस तरह होना चाहिए, इसको इन कैमरा तमाम चीज़ों को डिस्कस होना चाहिए, बजाय इसके। इस अभी NRO के हवाले से आपके सामने आया सही कि वो ये कहते हैं NRO मांग रहे हैं, ये कहते हैं हमने NRO नहीं मांगा। सही। और आज 2.5 साल बाद हुकूमत ने जो है वो तमाम चीज़ें आवाम के सामने रख दी, जिसको बहुत दिनों से सीखा राज रखा हुआ था। अच्छा, तो अगर ये चीज़ें शफाफियत की तरफ जाते हुए पब्लिक और आवाम के सामने रखते हुए डिस्कस की जाए तो मेरे ख्याल में आवाम को भी पता चल जाएगा कौन इनसे मुखलिस है और कौन नहीं है। ठीक है, आवाम को भी पता चल जाएगा और आवाम को पता भी चलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे चूँकि इस्लाहात की जब बात आती है, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल होते हैं, लेकिन उससे पहले डायलॉग्स ज़रूरी हैं। अगर डायलॉग्स नहीं होंगे तो अपोजिशन भी इसी तरह एहतजाज करती हुई रह जाएगी और हुकूमत जो है वो हुकूमती बेंचों पे बैठ के
कोई भी नई तरमीम या इस्लाहात लाने में कामयाब नहीं होगी। जब इलेक्शंस होते हैं तो तब हमें याद आता है कि हमारे पास जदीद सिस्टम होना चाहिए, लेकिन आज वक्त है कि आप बैठे हैं अपोजिशन हुकूमत को यानी बड़े होने के नाते ज़ाहिर आप पावर में हैं, तो आप अपोजिशन को साथ मिलाएं, बैठें और इस पर बात करें। तरमीम हो सकती है, पॉसिबल है। अदील साहब कितना संजीदा, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हमें संजीदा ही नहीं लेते, अपोजिशन जो है वो आपसे शिकवा करती है कि हमें बुलाते नहीं हैं, बिठाते नहीं हैं साथ। तो इस्लाहात पे पॉसिबल है, अभी टाइम भी है, 2023 के इलेक्शंस और अच्छे हो जाएंगे, पता चल जाएगा लोग पीटीआई के साथ हैं या बाकी जमातों के साथ हैं। देखें, जब 2018 के इलेक्शंस पर अपोजिशन ने शोर मचाया धांधली का, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई और डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब उस कमेटी के जो है वो हेड सही उनको बनाया, और सारी अपोजिशन को जो है वो दावत दी कि वो आएँ और जो भी इलेक्शन से मुतालिक कंप्लेंट हैं वो उस फोरम पे रखें, और गवर्नमेंट जो है वो हर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करने, बल्कि अगर वहाँ पे कोई री इलेक्शन कराने की भी बात हो तो वो भी करने को तैयार है। लेकिन टिल डेट आज तक अपोजिशन का कोई एक कंप्लेंट जो है वो परवेज़ खटक साहब की उस कमेटी को सबमिट नहीं करवाई गई, जो पार्लियामेंट में एक पार्लिमानी तरीके से जो प्रोसेस था उसको नहीं जो है वो ठीक है इन्होंने अपोजिशन ने नहीं किया। देखें, तो अगर अपोजिशन इतनी ही सीरियस है सही खुद, और वो सिर्फ शोर मचाएं और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए जो है वो एक हंगामा और हुल्लड़बाजी करें, तो मेरे ख्याल से कौन सी गवर्नमेंट जो है वो फिर उनसे इस चीज़ पे बातचीत करेगी। बातचीत करने का जब फोरम दिया गया तो उस पर तो बात नहीं कर रही है लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो सीरियस नहीं है, सही अपोजिशन जो है वो संजीदा नहीं है कि वो मसाइल की, चाहे वो अवामी इश्यूज़ हों, चाहे वो इनके अपने इलेक्शंस के हवाले से कंप्लेंट्स हों। ठीक है, जब ये अपने इलेक्शंस के हवाले से कंप्लेंट्स को ही सीरियस ना लें सही तो ये और किसी अवामी इशू पे जो है वो डायलॉग करने को तैयार। आपने देखा होगा कि शुरू में मईशत का जो हाल था, क्योंकि ये साबका हुकूमतें रही हैं, इनको पता था और इन्होंने मुसलसल मईशत के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, मुसलसल मईशत के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को हिट करने की कोशिश की कि नुकसान पहुँचे, किसी मार्केट में जो है वो बेचैनी हो, कोई स्टेबिलिटी ना आए। वो इन्होंने फिर कोविड जब आया तो कोविड में मुसलसल इन्होंने गलत पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट को वो करने की, और उस पर एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया, और वक्त ने वो साबित किया कि प्राइम मिनिस्टर भी ठीक थे, उनकी पॉलिसीज़ भी ठीक थी और उनके रिजल्ट्स भी आए। ठीक है, तो अगर जो अपोजिशन इस तरह की गैर संजीदा हो, जो अपोजिशन इस तरह से बजाय मुल्क के फ़ायदे के मुल्क के नुकसान वाली चीज़ों पे प्रोपेगेंडा करें, तो मेरे ख्याल से उनको अपने गिरबान में खुद झांकना चाहिए, बजाय ये बड़ी अच्छी बात है। बेग साहब, आपको क्या लगता है ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी जो हैं हमारे, दोनों में होना ये चाहिए कि वहाँ कानून साजी हो, जो कि इनका असल मकसद होता है, लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की चाहे पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, दोनों जगह पे बिल्कुल लोकल मसाइल जाके डिस्कस किए जा रहे होते हैं। वो जो काउंसलर के हैं वो हम बदकिस्मती से वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारा टाइम इतना बजट पे इसकी बजटिंग होती है सेशंस पे, तो क्यों हम कब संजीदा लेंगे? जिस तरफ दिल साहब का भी इशारा था, चाहे अपोजिशन हो, ये भी अपोजिशन में थे एक टाइम था, आज ये हुकूमत में, कल ये हुकूमत में नहीं होंगे, वो अपोजिशन में होंगे, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन कम अज़ कम कानून साजी आपकी इतनी अच्छी हो, लोग आपकी तारीफ़ करें, अब लगे कि आप मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो उस कानून साजी की तरफ उस वक्त जाएंगे जब एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करेंगे। जिस तरह आपने देखा कि आदिल भाई ने कहा कि परवेज़ खटक साहब की ज़ेरे खबरस्ती में कमेटी बनाई गई, तो अगर इनको याद होगा तो सबसे बड़ा एतराज़ अपोजिशन की तरफ से परवेज़ खटक साहब के ऊपर था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की तैनाती से पहले बाहमी मुशावरत कर ली जाए, जिसको दोनों फ़रक़ीन कबूल करें, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जब माशी तौर पर हुकूमत संभाली गई थी, देखें अगर आपको याद होगा खान साहब ने और पीटीआई ने भी इन्हीं चीज़ों को सहारा बनाया था ना। अगर आपको याद होगा बिजली के बिल फाड़ना, आपको याद होगा अवामी सतह पर टैक्स अदा ना करने की तलकीन करना, आपको याद होगा डॉलर की कीमत के ऊपर तनकीद करना। तो ये एक सियासी नारे होते हैं और हर सियासी पार्टी को इस बात का इदराक होता है कि वो सामने वाले की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए। ठीक है। लेकिन इस वक्त जिस आप ऐवान बाला की बात कर रहे हैं, मैंने आपको इस तरह शुरू में कहा कि इन्होंने तो शुरू में जब आपने देखा होगा 2 साल तक तो इसके ज़ेरे नगर काम करते हैं, लेकिन एक भी कानून साजी नहीं कर सके। वजह यह है कि इनमें कोई संजीदगी नहीं थी दोनों तरफ से। यहाँ पहले दिन से एक दूसरे को चोर कहा जाता रहा, वो इलेक्टेड और सिलेक्टेड के दरमियान फंसे रहे।
ठीक है। ये चोर और पकड़ों के दरमियान में फंसे रहे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनके दरमियान कोई भी इत्तेफाक नहीं हो सका। सही। और जब जहनी अमंगी नहीं होगी, इत्तेफाक नहीं होगा, तो कानून साजी भी होना मुमकिन नहीं नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, सिंध हुकूमत की तरफ आते हैं। आज पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर हैं जनाब फिरदौस शमीर नकवी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंध हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, करप्ट है और डिलीवर नहीं कर सकी, कोरोना के हवाले से ड्यूल स्टैंडर्ड है इनका, और इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि जहाँ करप्शन भी है और कोरोना के हवाले से एक तरफ आप अपनी जो तकरीबात हैं उनको सेव करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने ही कारकुनान को कहते हैं कि आप निकलें रोड पे, तो ये कन्फ्यूजन्स क्यों है और आम आवाम बेचारे जो है उनको कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है, ख़ासतौर पे कोरोना पे? देखिए, आपको पता है ये दोहरा म्यार तो सियासी जो अकाबरीन है, ये उनका मेरे ख्याल में अब एक क्या कहते हैं सिंबल बन गया है कि अपने लिए कुछ है और आम आवाम के लिए कुछ है। सही। जिसका आपने तस्करा भी किया कि अपनी जो निजी महफिल होती हैं उसके अंदर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तमाम चीज़ों को क्योर किया जाता है, जबकि अवामी सतह पर ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती। लेकिन ये दोनों जानिब से भी आपने देखा होगा, अपने शेख रशीद साहब ने एक इजलास बुलाया था और एक अवामी सतह पर कोई प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें भी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। असल में देखिए, अवाम को खुद फैसला करना है कि उनके हक़ में क्या बेहतर है। ठीक है ना। इस वक्त आवाम के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान अपने जो उसकी ज़रूरत ज़िंदगी उसके उसूल के लिए सही पर उम्मीद नज़र आती है, तो उनकी तरफ चली जाती है वो। ठीक है। अब जब वो एक फुटबॉल की तरह यूज़ हो रही है, इधर से किक मारी उधर चली गई, उधर से किक मारी इधर चली गई, तो ये दोहरा म्यार अगर मैं समझता हूँ अवामी सतह पर इसका एहतसाब किया जाए और जितने सियासी अकाबरीन या सियासी लीडर हैं उनको इस बात को बावर कराया जाए कि आज जितनी ज़िंदगी या जितने मामला आपके लिए हैं वो हमारे लिए भी होने चाहिए। ठीक है। जो सहूलियात आपके लिए हमारे लिए भी होनी चाहिए, दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए, तो इसका तदारुक हो सके, वरना अदरवाइज तो मुमकिन नहीं है। अदील साहब, सिंध हुकूमत वाकई इतनी करप्ट है जितनी आप बता रहे हैं? मेरे ख्याल से हम तो कम बताते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास तो कोई सिंध में हम अपोजिशन में हैं। हाँ। और हमारे पास कोई ऐसे इदारे नहीं है कि हम ये एंटी करप्शन का इदारा हमारे पास तो नहीं है। ठीक है। कि हम इनकी जो है वो चीज़ों का हमें पता चले। तो हम तो उन चीज़ों पे जो सामने नज़र आती हैं कि बजट में 2 अरब रुपए सड़क के लिए रखे गए और वो बजट में दिखाया जा रहा है कि वो बन चुका है, लेकिन वो ग्राउंड पे उसकी बुरी हालत नहीं है। तो हम तो उस बुनियाद पे इल्ज़ामात लगाते हैं कि भाई ये तो देखें ना कितने इनकी 13 साल हुकूमत में कितने हज़ार अरब जो है डेवलपमेंट बजट के पैसे खर्च हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब आप ऑन ग्राउंड ऑन स्कीम्स का जाके देखें और उनका विज़िट करें। मिसाल के तौर पर हैदराबाद की एक यूसी में जाम खान शोरो साहब एक वो थे, हमारे वहाँ से PTI के इलेक्टेड काउंसलर थे उबैद, तो वो उनकी यूसी में वो सेवरेज की एक स्कीम थी जिस पे कोई 1.5 अरब रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो स्कीम ऑन ग्राउंड नहीं बनी हुई। इसी तरीके से आप कोरंगी में आप 8000 रोड का जाके हाल देखें, 1 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं और वो फ्यूचर मोड और जो चौरंगियाँ हैं उसकी आप हालत जाके देखें ना, स्ट्रीट लाइट्स उसमें थी वो भी नहीं लगी, सेंटर मीडियन जो ग्रीन बेल्ट बनना था वो भी नहीं बना, फुटपाथ्स वगैरह जो उसमें शामिल थी वो भी नहीं हुआ। तो वो नज़र आता है सामने कि जो पैसा रखा जा रहा है, लोकेट किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, वो लग नहीं रहा। हम उस बुनियाद पे कहते हैं कि ये तो वो है। फिर प्लस आप देखें कि जो फेक अकाउंट्स के केसेस इन पे चल रहे हैं, जो इनका जो सिरे में है और जो केसेस इंतकाम ले रहे हैं, देखें हम इंतकाम, ये इनमें से कोई एक केस वो नहीं बात कर रहा मैं जो हमने बनाया हो कोई। ठीक। हमने इंतकाम तब लेना था जब हमारी हुकूमत ने कोई केस इन पे बनाया होता। आप जो बेनज़ीर के दौर में जो हुई थी डील्स उसके साथ वहाँ पे उनके कोर्ट्स ने उसके फैसले दिए, वहाँ पे सज़ाएं हो गई हैं लोगों को कि करप्शन की है उसमें। ठीक। वो डील्स किसने की? वो हम इनकी हुकूमतों ने की। सही। वहाँ लोगों को उस पर सजाएं हो गई हैं और ये यहाँ कह रहे हैं कि हम इन पे कोई सियासी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या? देखिए सिंध में तो करप्शन है, अंदरूनी सिंध आप भी गए, हमने भी देखा डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, डेवलपमेंट्स के फंड्स इशू ज़रूर हुए हैं। तो ये कैसे? इवन कराची डेवलपमेंट नहीं है, कराची में डेवलपमेंट्स के काम नहीं हुए, अंदरूनी सिंध को तो छोड़ें, जो पूरे पाकिस्तान। छोटी सी मिसाल ले लेना, 12 साल इन्होंने K4 का मंसूबा लटकाया और उस पर देखें वफाकी हुकूमत के मोर देन 12 अरब रुपए जो है वो उस पर ख़र्च हुए और वो ये बना नहीं सके। ठीक है। 10,000 बसेस कराची में चलानी थी, जो एक्चुअल बसेस चल रही थी वो भी बंद हो गई, वो भी नहीं चल रही। आज गरीब लोग जो हैं वो मोटरसाइकिलों पे 5-5 लोग फैमिली के सफ़र करने पे मजबूर हैं। सही। आज जो है वो लोग जो है कराची के वो जो गिनी चुनी बसें रहती हैं, बच्चे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हैं वो छतों पे लटक के जो है वो जा रहे हैं। कोई शक नहीं कि तो वो बसेस तो ये कराची को दे नहीं सके।
ये पानी साफ पीने का दे नहीं सके, सेवरेज का निज़ाम आप देखें वो बर्बाद है। बिल्कुल ऐसे ही है, कराची कराची के पूरी तरह तबाह हुआ। नाले ट्रांसपोर्ट की देख अगर लें बात जाके, करें कराची और में कचरे का निज़ाम हालिया देख बारिशों लें, में कराची डूबा, तो इसमें कोई शक नहीं है। बारिशों में सारी वो कारकर्दगी ये इनके सामने आई है। वो चीज़ें हैं जो सिंध हुकूमत पे सवालिया निशान है। 13 साल से मुसलसल सूबे में हुकूमत कर रही है और उसके बावजूद कराची की ट्रांसपोर्ट अगर देखें तो आपको लगेगा कि किसी गांव देहात में भी इससे ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट होगी। और गांव देहात में जो चिंची रिक्शे चलते हैं येलो, वो यहाँ चल रहे हैं। इतने बड़े दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और बदकिस्मती से चिंची में लोग सफ़र कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ शामिल करेंगे हमें सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब सदीकुल फ़ारूक साहब ने ज्वाइन किया। सदीकुल फ़ारूक साहब, शो ऑफ हैंड्स का मामला है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। PTI के MP दिल अहमद बैठे हैं हमारे साथ स्टूडियो में, मिर्ज़ा आलिम बेग साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दिल अहमद साहब का ये कहना है कि अच्छी बात है अगर ये आइनी तौर पे तरमीम हो जाती है और ये इलेक्शंस पॉसिबल हो जाते हैं तो शो ऑफ हैंड के ज़रिए पता चल जाएगा कौन बिकता है और कौन ख़रीद रहा है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमिश्नर का बयान भी आ गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, और खुद जो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील है अटार्नी जनरल, उनका बयान भी आ गया, और माहिरीन का भी कि जनाब ये इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो सकते। सही। अब आइन की बुनियादी जो स्पिरिट है वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट की है। अब इस हवाले से क्या होना है, अगर पार्लियामेंट में आता है और सब लोग डिस्कस करके ये समझते हैं कि इस तरह से शो ऑफ हैंड के जरिए या इसको जो है, क्योंकि एक सेनेटर ने कई वोट देने होते हैं, तो क्या ये शो ऑफ हैंड के जरिए इतने वोट वो दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। या फिर एक और भी तजवीज़ बड़े अरसे से सामने है कि जी सेनेट के इलेक्शन भी उसी तरह कराए जाएं जिस तरह कौमी असम्बली के इलेक्शन मेंबरान के होते हैं। ठीक है। अब इस पे तवील बहस होगी, सब्जेक्ट कमेटी को ये रेफर होगा, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि सही बात क्या है, और अगर पार्लियामेंट इस पे कोई फैसला कर लेती है तो जाहिर है वो आइन के मुताबिक होगा। ठीक है सदीकुल फ़ारूक साहब, दूसरी तरफ चूँकि PDM वाले ये कह रहे हैं, ख़ासतौर पे बिलावल साहब ने भी कहा कि इस्तीफ़े हमारे पास 31 दिसंबर से पहले आ जाएंगे और ये इस्तीफ़े और मार्च जो है हुकूमत को घर भेजने के लिए काफ़ी होगा। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अवामी ताकत के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकाल लेंगे। जी देखिए, अवामी ताकत के जरिए बाहर निकालने का मकसद यही है ना कि इस्तीफे देके जी तो फिर उनके पास नहीं रहेगी मेजॉरिटी। ठीक। और सॉरी, अगर इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है हमने इस्तीफे दिए क्यों हैं। सही। ये तो नहीं हो सकता ना कि इस्तीफे दे के हम घर बैठ जाएं। ठीक है। ये कोई आम इंतखाबात नहीं है या कोई 1-2 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये तो सैकड़ों हल्कों के इलेक्शन होंगे और ये इस तरह से नहीं हो सकते जिस तरह इनका ख्याल है। भाई देखिए, इनके आप इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के गुज़श्ता 2.5 साल नहीं 7.5-8 साल के बयान सामने रखिए। अगर ये किसी एक बात पर कायम रहे हों तो फिर मुझे बताइए। इन्होंने कहा कि जी हम करप्शन खत्म करेंगे, KPK में निज़ाम कायम किया और जब इनके वज़ीर-ए-आला पर उनका हाथ पड़ने लगा तो वही खत्म कर दिया, तो निज़ाम ही खत्म कर दिया। तो आपको लगता है कि मार्च से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी? जो मैं खुदा करे जी, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। ठीक। अभी देख लें गैस का बहरान है, इससे पहले ठीक है। बेग साहब, आपको लगता है कि चूँकि वक्त कम है, 30 सेकंड है आपके पास, आपको लगता है ये हुकूमत घर चली जाएगी, इस्तीफे होंगे, इस्तीफों के बाद अगर देखा जाए तो आइनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत री इलेक्शन करा सकती है या ज़िमनी इंतखाबात होंगे जिन सीटों पे इलेक्शंस, तो उसके बावजूद ये हुकूमत कर सकते हैं? जिस चीज़ को आप बुनियाद बता रहे हैं वो बात तो मैं नहीं समझता कि PDM इतना बड़ा इकदाम करेगी। ठीक है। और फौरी तौर पर इस्तीफे दे देगी। सही। वो इस चीज़ को आगे लेके जाएगी। ठीक है। और कोशिश यानी मार्च सेव है आपको? मार्च मैं समझता हूँ मार्च सेव। अदिल साहब, आपको लगता है ये अपोजिशन वाले ये हमाकत करेंगे इस्तीफे देने की? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ और बल्कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे। ठीक। इस्तीफे देना इनकी मौत है। अच्छा, इस्तीफे देना इनकी सियासी मौत है। बहुत शुक्रिया सदीकुल फ़ारूक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अदील अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
इस्तीफ़े इस वक्त ये हुकूमत देगी, अपोजिशन देगी या नहीं देगी? हुकूमत तैयार है कि आप इस्तीफ़े लेके आएँ, हम इस्तीफ़े आपके कबूल करेंगे और इस्तीफ़े कबूल करने के बाद हम 5 साल भी पूरे करेंगे और आइनी तौर पे बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बिल्कुल कायम रह सकती है। और अगर आप तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं तो उसमें भी आपको 173 का हिस्सा जो है वो अबूर करना होगा। बज़ाहिर नहीं लगता कि पीडीएम वाले 173 लीडर्स को भी इकट्ठा कर सकें, इस्तीफ़े तो दूर की बात है। देखते हैं वक्त क्या फ़ैसला करता है। और सियासी माहौल चूँकि गर्म हो चुका है, गो कि मौसम सर्द है, देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन एक चीज़ का नाज़रीन आपने ख्याल रखना है, कोविड-19 की दूसरी लहर जो है वो बहुत शदीद हो चुकी है। आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।